फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। जिन प्रशिक्षुओं का अभी तक संस्कृत तैयार नहीं है, यदि वो यह वीडियो देख लेते हैं तो उनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विभक्ति के बारे में, कारक के बारे में, प्रत्याहार के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में इत्यादि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विभक्ति के बारे में देखेंगे। तो विभक्ति की परिभाषा है जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि विभक्ति किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में विभक्तियाँ 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी? तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ओके। और फ्रेंड्स, एक आप लोग नोट में ध्यान रखिएगा कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ओके। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं और कारक संस्कृत में कितने होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। कारक जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है परिभाषा कारक की, तो आप लिख सकते हैं कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। ओके। और फ्रेंड्स, आगे नोट में लिखा गया है संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। आगे हम लोग कारक चिन्हों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि कर्ता का क्या चिन्ह होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ओके, तो इसको आप लोग जो चिन्ह दिया गया है यहाँ, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के बारे में देखते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक की परिभाषा है कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है मोहना पढ़ती। ओके, कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? मोहन होगा, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक की परिभाषा है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। जैसे एग्जाम्पल है राम लेखन्या पत्रम लिखति। यहाँ राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज़्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, अतः यहाँ पे पत्र क्या होगा? कर्म कारक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो करण कारक होता है। या करण कारक में कौन सा विभक्ति होता है? तृतीय विभक्ति होता है। ओके, आगे है कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य संपन्न करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से। ओके, यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि करण कारक की परिभाषा लिखिए उदाहरण से ही, तो आप लिख सकते हैं कि कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य संपन्न करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से। और एग्जाम्पल है सदंडेन चलती। वो डंडे से चलता है। ओके, तो वो अपना कार्य किसकी सहायता से कर रहा है? डंडे की सहायता से कर रहा है। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति क्या होगी? दंडेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला कारक है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता जिसे कुछ देता या जिसके लिए कुछ करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह के है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है माता बालकाय फलम ददाती। माता बालक को फल देती है। ओके, तो यहाँ पे माता किसको फल दे रही है? बालक को दे रही है। तो बालकाय यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ओके, अगला कारक है आपादान कारक। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आपादान कारक की परिभाषा है किसी स्थान से
पृथक या अलग होने पर अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से अलग अर्थ में होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे अपादान कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। जब कोई वस्तु अपने ध्रुव से पृथक या अलग होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे वो गांव से जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है, महेश आसन से उठता है, तो यहाँ पे सब कौन सा कारक होंगे? तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होता है। ओके, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, के, की। ओके, जैसे रामस्य पुस्तकम अस्ति। ओके, तो यदि एग्जाम्पल पूछता है तो आप लिख सकते हैं रामस्य पुस्तकम अस्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक की परिभाषा है जहां कर्ता द्वारा आधार और स्थान विशेष को संबोधित किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में, पर, आदि। ओके, जैसे एग्जाम्पल है स वने वसति, वह वन में रहता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संस्कृत में लकार का अर्थ बताइए। ओके, तो इसका उत्तर होगा विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्थाओं के भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ओके, लेकिन आपके बुक में कितने लकार दिए गए हैं? तो आपके बुक में 5 लकार दिए गए हैं। आपको 5 लकार पढ़ना है। सबसे पहला लकार है लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। ओके, अगला है लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल। लिट लकार, लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। आगे है विधि लकार। विधि लकार मीन्स विधि अर्थक। और लोट लकार, लोट लकार मीन्स आज्ञावर्तक। ओके, आगे प्रत्याहार के बारे में देख लेते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। आपके पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न, प्रत्याहार किसे कहते हैं? किसी एक प्रत्याहार को 100 उदाहरण समझाइए। तो इसका उत्तर है प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं। ओके, जैसे जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं? तो संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। जैसे एग्जाम्पल है अ, ई, उ, री, री, ये सब क्या है? तो ये सब प्रत्याहार हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग लिंग के बारे में पढ़ते हैं कि लिंग क्या होता है। तो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या पहचान। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो यदि पहचान पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चलिए एक करके देखते हैं किसे कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है छात्र, बालक, मुनि, विद्यालय, ये सब क्या है? तो ये सब पुल्लिंग है। आगे है स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, बालिका, गौरी, नदी आदि ये सब स्त्रीलिंग है। ओके, आगे है नपुंसक लिंग। जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका फलम, जलम, गृहम, पुष्पम, नेत्रम, ये सब क्या है? तो ये सब नपुंसक लिंग है। ओके, अब हम लोग पुरुष के बारे में देखेंगे कि पुरुष क्या होता है। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके, तो चलिए देख लेते हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा आपका स, तो, ते। स मीन्स क्या होता है? तो स मीन्स व, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा आपका तोम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब। ओके, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा अहम। अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, वयम मीन्स होता है हम सब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग वचन के बारे में देखेंगे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ओके, तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
ओके, चलिए एक एक करके देख लेते हैं एक वचन किसे कहते हैं। तो एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है बालक, हरिय, गुरुव, विद्यालय आदि। ये सब क्या है, ये सब एक वचन के अंतर्गत आएगा। आगे दिया गया है द्विवचन, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे बालकों, हरि, गुरु, विद्यालयों, पुस्तकें आदि। ये सब क्या है, द्विवचन है। ओके, आगे है बहुवचन, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बालका, हरय, गुरुव, विद्यालय, पुस्तकानि आदि। ये सब क्या है, ये सब बहुवचन के हैं, एग्जाम्पल हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कारक, विभक्ति, प्रत्याहार, लिंग, वचन के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।